Welcome. थैंक यू Welcome, सर, sir. थैंक यू, Welcome, थैंक welcome, यू, welcome. थैंक यू, Welcome, थैंक यू, sir. वेलकम थैंक सर। यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे मेरा इतना शानदार जो इंट्रोडक्शन सर ने दिया और इतनी सारी चीजें मेरे बारे में बताई, और या फिर शमा याचना मैम की शुरुआत में जो कविता आई वो उसके बारे में कहूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम तहे दिल से शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि एक बार जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर ये बता दें कि पिछली बार जो हमने मेडिटेशन किया था और विजुअलाइजेशन किया था, वो वैसे तो हमें रोज करना था और दिन में 2 बार करना था, तो आप में से कितने साथी हैं जो कर रहे हैं? मी लिखकर बता दीजिए कौन कौन कर रहा है। क्या बात है, काफी सारे साथी कर रहे हैं, लगातार मी आते जा रहे हैं चैट बॉक्स में, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। तो इसके लिए एक रहस्य आपके अंदर छुपा है जो अभी सर ने किताब बताई। ये अगर आपके पास में है तो इसे आपको रोजाना पढ़ना है। आप हर दिन एक बार इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, और ये आसानी से एक बैठक में पूरी पढ़ा जाती है। उसके अलावा अगर आपके पास में अभी ये किताब नहीं है तो आप इसे मंगा लीजिए अमित सर को फोन करके। अमित सर को कॉल करके आप अपना एड्रेस उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली वो जो भी प्रोसीजर उसका होता है वो उसमें आपको आपके एड्रेस पर वो बुक भिजवा देंगे। तो उसे आप रोज पढ़ सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि इस किताब को अपने बच्चों को जरूर जरूर पढ़ानी है। और ठीक इसी तरह से एक और किताब जो मेरी डॉक्टर अड़िया के साथ में आ रही है, वो है आर यू ओके। और ये किताब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ऊपर है। इसे हमने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, बहुत कॉम्पैक्ट। ये भी इसी तरह से बनाने का प्रयास है कि इसे भी हर दिन पढ़ा जा सके। तो बहुत अच्छी एक किताब, और 3 भाषा में लॉन्च हो रही है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। तीनों भाषाओं में हम इसी महीने में उसे लॉन्च कर रहे हैं। तो और उसके अलावा मेरी ये कोशिश रहेगी कि 4 फरवरी को ये भिलवाड़ा में भी उपस्थित हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वहां पर भी आप सभी के लिए वो किताब वहीं पर रहे जहां से आप उसे ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5x55, जिसे काफी समय हो चुका है, हमने बहुत पहले इसके ऊपर डिस्कशन किया था, और काफी समय हो चुका है जब हमने 5x55 को डिस्कस नहीं किया है। देखिए, पहले के समय में जब गौतम बुद्ध के समय की अगर मैं बात करूं, तो उस समय ऐसा हुआ करता था कि गौतम बुद्ध एक किसी बात को कहते थे तो वो उस बात को 3 बार कहा करते थे। एक ही बात को बार बार रिपीट करके वो 1 बार, 2 बार, 3 बार कहा करते थे। तो 3 बार कहने से क्या होता था कि वो किसी कोई सी भी बात किसी सुनने वाले के सबकॉन्शियस के अंदर फीड हो जाया करती थी, जिसकी वजह से वो बात का अब सत्य होना और सच होना बिल्कुल तय हो चुका होता था। पर आज का समय ऐसा हो चुका है कि कुछ बात अगर 3 बार कह भी दी जाए तो वो सबकॉन्शियस के अंदर इतनी आसानी से फीड नहीं होती है। इसका मतलब है कि हमें उसके लिए एक अलग टेक्निक चाहिए, और वो टेक्निक है 5x55 टेक्निक। तो आप सभी को जरा चैट बॉक्स में मेरे साथ में थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं कुछ सवाल है जो आपसे करने वाला हूं। तो पहला सवाल ये कि आप में से कितने साथी हैं जो अपने जीवन में सफलता चाहते हैं? कितने साथी हैं जो अपने जीवन में सुख चाहते हैं? और कितने साथी हैं जो अपने जीवन में शांति चाहते हैं? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिए कि कितने साथी हैं जो सुख, शांति और सफलता, समृद्धि जो अपने जीवन में चाहते हैं। देखिए, कंटिन्यूअसली मी आते जा रहा है, यस आते जा रहा है, यानी कि हम सब चाहते हैं। हर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, सुख और शांति चाहता है ना? पर क्या हम हासिल कर लेते हैं? हर कोई इसे पाता नहीं है। चाहते तो सब है, पर हर कोई हासिल नहीं कर पाता। देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। हमें 2 चीजें सीखनी है, एक है शार्प वर्क और एक है स्मार्ट वर्क। शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको अगर हम यूज करने लग जाएं तो सुख, शांति, सफलता, समृद्धि हम अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो शार्प वर्क क्या है? शार्प वर्क यानी कि जो भी हमारे पास टूल्स होते हैं। तो सबसे पहला टूल, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास में एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, वो है हमारा माइंड, हमारा मन। हमारा मन एक ऐसा टूल है जिससे हम बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो इस मन को हमें शार्प करना होगा। और दूसरा, हमारी बॉडी, फिजिकल। तो हम इसे भी शार्प करने के ऊपर योगा कर सकते हैं।
जहां पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि जितेंद्र शर्मा सर हमारे बीच में है और वो हमें लगातार इसके ऊपर हमारे साथ में आगे होकर अपना प्रयास करते हुए हमें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 21 दिन का उनका चैलेंज भी आ रहा है। 21 डेज वो चैलेंज है जो उन्होंने लॉन्च किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट बॉक्स में थोड़े समय में उसकी लिंक भी शेयर कर दे, जिसपे आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरा प्रोग्राम एकदम फ्री है। उसमें आप रजिस्टर कर देंगे तो वो सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। 21 दिन आप फ्री में उनके साथ में योगा सीख सकते हैं। तो ये जो प्रयास है ये हमारी फिजिकल बॉडी को शार्प करने का है। और इसके अलावा हमारे जो टूल्स होते हैं, बिजनेस टूल्स हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण से बताऊं तो एक हो सकता है कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाऊं मैं जल्द से जल्द। तो उसमें हम गामा ओरिजिनल की जो किताब है नीड ऑफ एवरी इंडियन, उसको यूज करके बहुत आसानी से गामा की सेल्स बढ़ा सकते हैं। राइट। तो ये क्या हुआ, टूल्स को यूज करके, टूल्स को शार्प करके, उसको यूज में लेकर हम अपनी मेहनत को कम करके अगर उसको यूज करते हैं तो वो जल्दी रिजल्ट देता है। तो यह है शार्प वर्क। और स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क होता है कि हम सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में काम करें, सही दिशा में काम करें। यानी कि इसका उदाहरण देखिए इस तरह से कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। एक तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 2, एक तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 3, और दो यहां पर ट्रेन खड़ी हुई है। आपके सामने दोनों ट्रेन आपको दिखाई दे रही है। एक बड़ी सुंदर सी ट्रेन दिखाई देती है और एक साधारण सी ट्रेन दिखाई देती है। बताइए आप कौन सी ट्रेन में चढ़ेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 या प्लेटफॉर्म नंबर 3? दो, 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 दो। देखिए कितने सारे साथियों ने लिख दिया है प्लेटफॉर्म नंबर 2, है ना। अब ये सभी साथी जिन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 लिखा है, मैं आपसे पूछता हूं, आपने क्या ट्रेन पे चढ़ने के पहले ये सोचा कि ये ट्रेन आपको पहुंचा कहाँ रही है? हो सकता है कि ये दिख तो बहुत सुंदर रही है पर ये आपको उस जगह नहीं पहुंचा रही जहां आपको पहुंचना है। इसका मतलब है कि हमें पहले ये समझना होगा कि हमें पहुंचना कहाँ है। यहीं पर आदमी गलती कर देता है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ चढ़ जाना है ट्रेन में, ऐसा नहीं है। हमें पहले देखना होगा कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो हमें एक सही दिशा चुननी होगी और उसके हिसाब से, चाहे ट्रेन कितनी भी सुंदर हो या कितनी भी साधारण हो, अगर वो हमें सही दिशा में ले जाती है और सही जगह पर पहुंचा देती है तो हमें उस ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, आपको पहले समझना होगा किस दिशा में जाना है। अगर आपको दिल्ली जाना था और आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली ट्रेन में चढ़ गए जो जा रही है कर्नाटका, तो आप तो गलत ही पहुंच जाएंगे। फिर आप सोचेंगे अरे ये तो गड़बड़ हो गई, तो रास्ता तो लंबा हो गया। यानी कि ट्रेन कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, आप उसे नहीं पकड़ोगे अगर वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती है। सही दिशा में ले जाने वाली ट्रेन को ही पकड़ना पड़ता है। तो हम अगर बात करें कि सही दिशा में कैसे पहुंचा जाए, तो उसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण है कि आप अगर अलादीन है तो आपके पास में एक जादुई चिराग है, और उस जादुई चिराग में से एक जीनी निकलता है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। सभी इच्छाओं को, सभी सफलताओं को आप हासिल कर सकते हैं इस जादुई चिराग के जीनी को इस्तेमाल करके। सिर्फ हमें सीखना होगा कि ये जादुई चिराग है क्या और इसके अंदर के जीनी को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इंसान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ अपनी 10% शक्ति ही इस्तेमाल कर पाया है। उससे ज्यादा शक्ति को आज तक वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्यों ऐसा है? हाईएस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आइंस्टाइन थे जिन्होंने 17% अपनी शक्ति, अपने मन की शक्ति को इस्तेमाल किया था। यहां पर दिमाग और मन दो अलग अलग चीजें हैं। दिमाग एक हार्डवेयर है, मन एक सॉफ्टवेयर है। तो दिमाग तो क्या करता है कि वो सिर्फ एनर्जी को पास करता है पूरी बॉडी में। उसका काम है कि जो एनर्जी आ रही है वो अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह पर हमारे शरीर के अंदर पहुंचा दी जाए, अलग अलग उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए। पर अगर असल में हम देखें कि एनर्जी आती कहां से, तो वो मन से आती है, दिमाग से नहीं आती। तो दिमाग तो आप 90% यूज कर रहे हो, पर मन आपने सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है। उससे ज्यादा उसकी शक्ति को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। और बिना सॉफ्टवेयर के आज तक कोई हार्डवेयर चला नहीं है। तो हमें तो सॉफ्टवेयर को ही मजबूत करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है कि बिना मैनुअल के हम कुछ चला नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि सोचिए आपने माइक्रोवेव खरीदा, और माइक्रोवेव खरीदने के बाद आप अब आप उसे चलाना चाहते हैं, तो पहले आप कुछ तो पढ़ेंगे ना कि इसे चलाने का तरीका क्या होता है। ठीक है।
ठीक उसी तरह से अगर आपने वॉशिंग मशीन खरीदा तो भी ये तो आप पूछेंगे कि भैया इसे बता दो चलाना कैसे है। ये हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के हम उसे चला लेंगे। या फिर मिक्सर भी खरीदा जाता है तो भी हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि यार इसमें कोई नई बात तो नहीं, कैसे चलाना होता है। अब सोचिए कि कोई गाड़ी खरीद ले और उसे समझे ही ना कि उसे चलाना कैसे है, तो गाड़ी तो टकरा जाएगा। कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम उसे बिना चलाना सीखें और चलाने लग जाए तो। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे बड़ी ताकत जो हमारा मन है, अब ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, भेजे में भेजा भी भेजा, लेकिन भेजे को इस्तेमाल कैसे करना है ये तो हमें नहीं बताया। उसका तो कोई मैनुअल हमारे पास में नहीं आया। तो इसका मैनुअल क्योंकि हमारे पास में नहीं है, इसकी शक्तियों के बारे में हमें अंदाजा ही नहीं है। और हम जब तक इसकी शक्तियों को पूरी तरह से जान न लें, इसे कैसे इस्तेमाल कर पाए। इस वजह से हम सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाए हैं। तो यानी कि हमारा जो मन है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है। एक है जागृत मन जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, एक है अर्ध जागृत मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड होता है ज्ञान का भंडार, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये कुछ काम नहीं करता। ये सिर्फ स्टोरेज एरिया है जहां पर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्रकट करना है दुनिया के बारे में तो आपको बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, अपने ही अंदर में झांकना होगा। और आज हम बात करने वाले हैं जागृत और अर्ध जागृत मन के बारे में। देखिए, जागृत मन 10% शक्ति रखता है जिसे हम इस्तेमाल कर पाए हैं, और ये हाईएस्ट है। अगर मैं आपको एवरेज किसी इंसान के बारे में बताऊं तो वो 3% के आसपास तक ही अपनी शक्ति को इस्तेमाल कर पाते हैं। और अर्ध जागृत मन के बारे में बताऊं तो उसके पास में 90% शक्ति है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, जिसकी शक्ति को हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। पर अर्ध जागृत मन एक तरह से आपका सेवक है जो आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है। अर्ध जागृत मन की खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो खासियत यह है कि आप उसे कुछ भी कमांड अगर दे देंगे तो उस कमांड को वो पूरा कर देगा। अब यहां पर एक चैलेंज है। चैलेंज यह है कि कमांड तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। हम अगर नेगेटिव कमांड दे देंगे तो वो बिना सोचे उस कमांड को पूरा कर देगा। जैसे कि मैं तो बिजनेस को बड़ा कर ही नहीं सकती। अब होगा क्या? नहीं होगा। पर वहीं पर अगर हम इसे सही कमांड दे दें तो सही कमांड देने की वजह से ये उसे पूरा कर लेता है। अगेन, ये वहां पर भी कोई सोच विचार नहीं करता, कोई तर्क नहीं करता, क्योंकि इसके पास में शक्ति है किसी भी चीज को पूरा करने की। पर वो पूरा करने के पहले विचार करने की शक्ति इसके पास में नहीं है। तो एक अर्ध जागृत मन को मैं ऐसे कहता हूं कि ये एक नौकर की तरह है। हम अगर अपने नौकर को कोई भी कमांड दे दे, कोई ऑर्डर दे दे कि जा बेटा ये पूरा कर कर दे, तो वो कुछ पूछेगा नहीं, कोई सोच विचार नहीं करेगा, कोई तर्क नहीं करेगा, वो उसे पूरा करने में जुट जाएगा। अब यहां पर इसके पास में 90% शक्ति है कि वो उसे पूरा कर सकता है। यहां पर एक बहुत बड़ी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी कि नौकर है ना, इतनी आसानी से समझता नहीं है। उसको उसको कमांड एकदम क्लियर भाषा में हमें समझाना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए कि मैं अगर ये सोचने लग जाऊं कि मुझे तो बहुत बड़ी गाड़ी चलानी है, बहुत बड़ी गाड़ी चलानी है, और वो सबकॉन्शियस यानी कि अर्ध जागृत मन तक मैं ये वाला जो कमांड है ये पहुंचा दूं, तो हो सकता है कि वो मुझे आगे जाकर ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर बना दे। ये वाली गलती भी हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने तो कहा था बड़ी गाड़ी चलानी है, तो उसने ट्रक, इतनी बड़ी गाड़ी होती है, उसने चलाने पे भिजवा दिया, उसने ट्रक ड्राइवर बना दिया मुझे। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमें एकदम क्लियर कमांड देना है जो भी हम चाहते हैं। उसके बारे में और चर्चा हम आगे जाकर करने वाले हैं, पर उसके पहले हम समझते हैं कि इस अर्ध जागृत मन को कमांड देने के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है। देखिए, हमारे मन की चार अवस्थाएं होती है। एक होती है कॉन्शियस अवस्था, जागृत अवस्था, जिसमें हम सभी अभी हैं। या फिर अगर किसी ने खाना खा लिया है, उनको हल्की हल्की नींद आना शुरू हो गई है, तो हो सकता है वो पूरी तरह से जागृत अवस्था में ना हो। तो ऐसा कोई है क्या? जल्दी से अपने हैंड को आप रेस करके बता दीजिए अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको जागृत अवस्था में लेकर आ जाता हूँ। ठीक है। तो एक होती है जागृत अवस्था, दूसरी होती है, कुछ लोगों ने हाथ भी उठा लिया है। अच्छा, नींद आ रही है? ठीक है। तो देखिए, जागृत अवस्था में आने के लिए हम क्या करते हैं, तो फिर अगर नींद आ ही रही है
तो एक बार जोरदार तरीके से ताली बजा लेते हैं। ताली बजाते ही सारी नींद उड़ जाती है। और अगर किसी को सुनाई दे गई है तालियों की आवाज, फिजिकल सेमिनार में ऐसा बहुत होता है कि अगर कुछ साथियों से मैंने ताली बजवा दी तो जो साथी वाकई में सो गए थे वो भी उठ जाते हैं। तो ये भी एक जादुई टेक्निक है। तो एक कॉन्शियस माइंड जो होता है, वो कॉन्शियस स्टेट जो होता है, वो होता है जागृत अवस्था, जब हम पूरी तरह से जगे हुए होते हैं। एक होती है अर्ध जागृत अवस्था, जब हमें आधी आधी नींद आ रही होती है। यानी कि अब आप सोचिए, खाना खाने के बाद में ऐसा होता है कि हम काम करने लगे, पर काम करते करते आंखें बंद होने लगती है, पर जगे हुए भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है रात में सोने से पहले भी नींद आ भी रही होती है और नहीं भी आई होती है। हम आधी नींद में होते हैं, कच्ची नींद में होते हैं। उसे कहते हैं सब कॉन्शियस स्टेट, अल्फा अवस्था। साइंस की भाषा में इसे अल्फा कहा जाता है। तीसरी होती है स्लीप स्टेट, जहां पर हम सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं। ये तो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं हर दिन में। और अनकॉन्शियस अवस्था, जहां पर हम बेहोश हो जाते हैं। कोमा में अगर कोई चले जाता है तो वो अनकॉन्शियस होता है, बेहोशी में अनकॉन्शियस होता है। तो उस समय वो पूरी तरह से जगे हुए भी नहीं होते हैं, पूरी तरह से सबकॉन्शियस स्टेट में भी नहीं होते, बल्कि उनकी जिंदगी चल रही होती है, सांसें चल रही होती है, पर उन्हें किसी तरह का होश नहीं होता। अब इसमें से, इन चारों अवस्थाओं में से हमारे सबसे काम की जो अवस्था है वो है सब कॉन्शियस अवस्था। यानी कि साइंस की भाषा में कहूं तो अल्फा स्टेट। क्योंकि ये वो अवस्था है जिसमें जाकर हम कुछ भी कमांड अगर सबकॉन्शियस तक पहुंचाएंगे तो पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा और वो उसे पूरा करने लग जाएगा। तो इस अवस्था में जाना कैसे है, उसके ऊपर थोड़ी और चर्चा हम करने वाले हैं। पर सीधी सी बात यह है कि किसी भी सफलता का निर्माण दो बार में होता है। पहले भीतर में होता है और बाद में बाहर में होता है। यानी कि हमें अपने अंदर में काम करना पड़ेगा, अपनी अल्फा स्टेट में जाकर, अंदर में जाकर एक कमांड देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अगर भीतर का काम आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे में बहुत सिंपल है। अच्छी पुस्तकें पढ़िए। एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, आर यू ओके, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस तरह की कई अच्छी किताबें होती है जो आपको पढ़नी चाहिए। शक्तिशाली संगत, आप कोशिश कीजिए कि आपके जो साथी हैं वो सभी साथी आपको हमेशा ऊपर ले जाए। शक्तिशाली संगत वो होती है जो हमेशा सकारात्मक बातें की जाए, जहां पर ग्रोथ की बातें की जाए, जहां पर सीखने के ऊपर फोकस किया जाए, जहां पर आगे बढ़ने के ऊपर, अच्छी विचारधाराओं के ऊपर बात की जाए। तो ये होती है शक्तिशाली संगत। और ये शक्तिशाली संगत, हम बड़े खुशकिस्मत है कि हम जो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली संगत है हमारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हमेशा लगातार ग्रोथ की कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कर रहे हैं। स्टोरीज जो हम सुन रहे हैं वो आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। तो ये शक्तिशाली संगत है। और उसके अलावा लाजवाब ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करनी चाहिए। आपको इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग्स भी अटेंड करनी चाहिए। जैसे कि विजुअलाइजेशन की जो ट्रेनिंग है वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग है। टीए की जो ट्रेनिंग है वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग है। ये ऐसी ट्रेनिंग्स होती है जो आपकी पूरी जिंदगी को रूपांतरित कर देती है, बदल देती है। जहां से आपका एक नया जन्म शुरू हो जाता है और जीवन में बदलाव आप महसूस करते हैं। जैसे बिल्ड योर लेगेसी की ट्रेनिंग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग है। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं वैसे कि बिल्ड योर लेगेसी के बैच 2 के बारे में अभी मैं सोच रहा हूं। फाइनल नहीं हुआ है, पर मैं सोच रहा हूं क्योंकि बहुत उसकी रिक्वेस्ट आ रही है। तो आप में से जो भी साथी हैं, अगर उसमें आना चाहते हैं तो एक बार आप मैसेज कर दें कि आप अगर इंटरेस्टेड हो, तो मैसेज कर दें। मैं नंबर जो है वो चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, उस नंबर पे आप मैसेज करें, 7742269501। यह आनंद जी का नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन बिल्ड योर लेगेसी बैच 2। तो बैच 2 के बारे में अभी मैं सोच रहा हूं। और उसके अलावा आप सही गुरु को चुन सकते हैं। और सही गुरु अगर आपने चुन लिया तो ये ऐसी शक्ति रखते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपने अपने आप को इन्हें समर्पित कर दिया तो आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। क्यों? क्योंकि एक सच्चा गुरु वो होता है जो अपने शिष्यों को ऐसी मुकाम पर लाने की कोशिश करे जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद में उन्हें असल में गुरु की जरूरत ना पड़े। वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए।
और सही गुरु को अगर आपने चुन लिया, चाहे आपकी अपलाइन हो, एक्टिव एंड इफेक्टिव अपलाइन, या आपके कोई गुरु हो या मेंटोर हो, अगर आप उन्हें चुन लेते हैं और आप उनकी संगत में आ जाते हैं, अपने आप को उन्हें समर्पित कर देते हैं, वो जो सिखाते हैं वो सीख कर अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और ये आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कर देता है। ये अगर आपने काम कर लिया तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और बिलीफ सिस्टम के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप अभिषेक सर की जो ट्रेनिंग है पावर ऑफ बिलीफ के ऊपर, उसे आप जरूर सुनिए, जरूर जरूर सुनिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कई बड़े ट्रेनर्स को सुना है, पर बिलीफ के ऊपर जो अभिषेक सर की ट्रेनिंग है उसने वाकई में मुझे हिला दिया। क्योंकि वो जो बातें कहते हैं बिलीफ के ऊपर, वो सारी की सारी सीधे दिल में उतर जाती है, और वो वाकई में एक बदलाव लाती है। एक बदलाव है जो आप इमिडिएटली महसूस करेंगे अपने अंदर, अगर आपने उनकी वो ट्रेनिंग सुनी। एक बार सुन ली, बार बार सुनिए, वापस से कोशिश कीजिए, यूट्यूब पर ढूंढिए, आपको मिलेगी, और आपको वो सुनना है। तो अगर आपने एक सही गुरु चुन लिया, तो जैसे बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, देखिए ना, बाहुबली मूवी के अंदर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कालकिया के साथ में लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी, तो एक समय ऐसा आया था जब कालकिया पूरी महासेना के ऊपर, बाहुबली की सेना के ऊपर हावी होते जा रहे थे, और सारे सैनिक जो थे वो डर कर लौट रहे थे वापस से अपने कैंप की तरफ, कि यहां पर तो मृत्यु दिखाई दे रही है, चलो भागे, अपने जीवन की रक्षा करें, जीवन बचा लें। और ऐसे में बाहुबली आते हैं, और बाहुबली आके उनका एक भाषण होता है, जो स्पीच बहुत फेमस हुई, डायलॉग बहुत फेमस हुआ। पर वो स्पीच वाकई में अगर आप सुनेंगे तो वो मूव करता है, वो हिला देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि असल में मृत्यु है क्या, डर कर लौट जाना ही मृत्यु है। तो ये एक, जब वो स्पीच भी कहते हैं, छोटी सी स्पीच, पर ये स्पीच इतना बड़ा बदलाव लेके आती है कि उसके बाद में आप सभी जानते हैं कि कैसे वो कलकिया को हरा देते हैं और अपनी विजय प्राप्त करते हैं। तो एक सही गुरु जो है वो आपको जीत दिला सकता है। और अगर आप विजुअलाइज करना सीख लें तो आप एक्चुअलाइज कर सकते हैं। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक एक्चुअलाइज नहीं कर सकते। और इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है, देखिए, ताजमहल बनाया, तो ताजमहल बनाने के पहले विचार आना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ताजमहल का विचार ही नहीं आता तो ताजमहल कैसे बनता? जब हमारे पास में फोन हुआ करते थे, वो वाले जिसमें हम ऐसे गोल गोल घुमाकर और यू लैंडलाइन फोन को ऐसे हाथ में पकड़कर बात करते थे, और तब ऐसे सोचते थे कि शायद कभी ऐसा कुछ आएगा जो हाथ में होगा। उसके बाद में कॉर्डलेस फोन आए, उसके बाद में मोबाइल फोन आए जो बड़ा डब्बा हुआ करता था, फिर उसके बाद में ऐसा सोचते थे कि इसके ऊपर सिर्फ हाथ लगाएंगे तो हो जाएगा, और आज वो भी पॉसिबल है। पर ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि किसी ने उसकी कल्पना की थी। अगर कोई कल्पना करता है तो वो कल्पना सच हो सकती है। सच करने के लिए कल्पना होना बहुत जरूरी है। बिना कल्पना किए किसी का सच होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो इफ यू कैन विजुअलाइज इट यू कैन एक्चुअलाइज इट, पर विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। और डिज्नीलैंड का जब निर्माण हुआ तो कुछ इसी तरह से हुआ। तो डिज्नीलैंड के निर्माण की कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डिज्नी डिज्नीलैंड का जब उद्घाटन समारोह हो रहा था तो वहां पर अमेरिका के बहुत बड़े बड़े मशहूर हस्ती मौजूद थे, और उनमें अमेरिका के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। उन्होंने उसको देखकर कहा कि ये तो देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया। पर मुझे बेहद अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज डिज्नीलैंड के जो निर्माण करता है, जो निर्माता हैं, वॉल्ट डिज्नी, वो हमारे बीच में आज नहीं है इसे देखने के लिए। वो अगर देखते तो बहुत खुश होते। और वहां पर वॉल्ट डिज्नी की पत्नी कहती है कि सर, जिस डिज्नीलैंड को आप देख रहे हैं वो आप इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये वॉल्ट डिज्नी की कल्पना में 1 लाख से ज्यादा बार आया था। बिना उनकी कल्पना के ये पूरा नहीं हो पाता। तो जिसे आज आप देख रहे हैं, उन्होंने वो कई बार पहले देखा हुआ है अपनी कल्पना में, इसीलिए ऐसा कुछ दिखाई देता है। यानी कि इफ यू कैन विजुअलाइज इट यू कैन एक्चुअलाइज इट। अगर आप कल्पना करेंगे तो वो वाकई में सच हो जाएगा। और उसके पीछे जो राज छुपा है वो यही है कि आपके अर्ध जागृत मन के अंदर वो शक्ति है कि कल्पना करने से, वो कल्पना शक्ति जब प्रबल हो जाती है, उसके ऊपर अपना विश्वास प्रबल हो जाता है कि ये तो सच होने ही वाला है, ये सच हुए बिना रहेगा नहीं। और वो कमांड जब अर्ध जागृत मन के पास पहुंच जाता है, तो वो बिना कुछ सोच विचार किए उसे पूरा करने में लग जाता है और उसे सच्चाई बना देता है। बहुत सिंपल सी बात है। पर अर्ध जागृत मन को
अगर हमें कमांड देना है तो उसके लिए हमें उसकी भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। तो सबसे पहली जो भाषा है वो है पावर ऑफ इंटेंशन। एक मजबूत इरादा अपने अंदर में बना लीजिए। हो सकता है वो अपने आप को डायमंड बनाने का हो सकता है कि वो मैं इतनी इनकम चाहती हूं, जो भी आप चाहते हो वो हो सकता है कि आप अपना नाम कमाना चाहते हो सकता है कि आप अपनी सेहत को कम करना चाहते हो, अपने वजन को कम करना चाहते हो, आपका यही इरादा हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ और इरादा हो। जो भी आपका इरादा है, एक मजबूत इरादा आप बना लीजिए। जैसे मैंने अपने जीवन में एक मजबूत इरादा बनाया है, एक मजबूत संकल्प लिया है कि मुझे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है, उन्हें रिजल्ट देना है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये एक मजबूत इरादा है जो हर दिन मुझे ड्राइव करता है। एक पावर ऑफ इंटेंशन यहां पर यूज होता है। उसके बाद में दूसरी जो भाषा है वो है आइडेंटिफिकेशन की पावर, यानी कि अपने लिए एक रोल मॉडल को चुनिए। कोई ऐसे व्यक्ति को देखिए जिन्होंने वो हासिल किया है, ताकि आप उनके बताए हुए रास्तों पर चल के उनसे प्रेरणा लेकर अपने आप को हर दिन आगे बढ़ा सकें। कई बार हमारी कल्पना इतनी मजबूत नहीं हो पाती है, हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। पर जो हम हासिल करना चाहते हैं वो अगर किसी ने वाकई में पहले ही हासिल किया हुआ है, तो वही हमारी कल्पना है। अब हम उन्हें देखकर कल्पना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अपने लिए एक रोल मॉडल बना लीजिए। किसी को अगर हजारों करोड़ों रुपए कमाने हैं, किसी को अगर भारत का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो उनके लिए रोल मॉडल कौन हो गए? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। उन्हें देखकर ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि ये अपने समय का कैसे सदुपयोग करते होंगे, ये एक एक समय की कीमत कैसे लगाते होंगे, हर समय वो कितना विचार अपने अंदर में करते होंगे, किस तरह से सोचते होंगे अपने बिजनेस के बारे में। जैसे ही हम किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं, तो हमें और बेहतर होना बहुत आसान हो जाता है। तो पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहां पर काम करता है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये महाभारत भी आपने देखी है, कई बार पढ़ी भी होगी। वहां पर भी ये ऐसा का ऐसा ही हुआ है। कैसे? एकलव्य ने किसे देखा था? एकलव्य किसके पास ट्रेनिंग लेने गए थे? जा तो नहीं पाए थे। उन्हें तो ट्रेनिंग नहीं मिली, सिर्फ मूर्ति को देखकर उन्होंने अपने आप को बहुत बेहतर किया और दुनिया के सबसे बेहतर धनुर्धर बन गए थे। ठीक कह रहा हूं ना? तो यहां पर रोल मॉडल काम करता है, पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में विजुअलाइजेशन का पावर। विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए। और जैसे जैसे आप अपने अंदर में कल्पनाओं को मजबूत करते हैं, उसके ऊपर अपने विचारों को प्रबल करते हैं, वो वाकई में सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लग जाता है। उसके बाद में आता है पावर ऑफ अफर्मेशन, जिसके बारे में हम डिटेल में अब थोड़ी आगे बातें करने वाले हैं। अफर्मेशन होता है बार बार कुछ अच्छा कहना, कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा लिख देना। और आखिरी होता है पावर ऑफ फीलिंग। ये जो पावर ऑफ फीलिंग है, ये ठीक खाने में पड़े हुए नमक की तरह है। क्योंकि सारे मसाले आप डाल देंगे और नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। पर जैसे ही आप नमक मिला देंगे, वैसे ही उसका स्वाद देखिए। तो फीलिंग उस तरह से है कि आप सारी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेंशन, आइडेंटिफिकेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, पर फीलिंग नहीं आई तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। यानी कि फीलिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको ये पांचों भाषाओं को इस्तेमाल करना है, सभी को एक साथ करना है, और इसके ऊपर डिटेल में सारी चर्चा आपको एक रहस्य के अंदर मिल जाएगी। और शुरुआत में सबसे पहला स्टेप, अब जो 5x55 की टेक्निक है, उसके पहले के स्टेप्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका गोल तय होना चाहिए, क्योंकि आपका गोल है तभी आपका रोल है। और गोल तय करने के लिए एक रहस्य को आप पढ़िए, अपना विजन बोर्ड बनाइए। उसके अलावा आप मेरी गोल सेटिंग की ट्रेनिंग को देखिए, जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपका गोल सेट हो गया, अगर आपका लक्ष्य तय हो गया, तो आपको वो लक्ष्य हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सिर्फ एक सही लक्ष्य को हमें तय करना होगा, सेट करना होगा। तो गोल सेटिंग सबसे पहला स्टेप होता है। बिना लक्ष्य तय किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि अगर गूगल मैप चलाया जाए, तो गूगल मैप तब तक आपको रास्ता नहीं दिखाएगा जब तक आप ये तय ना कर दे कि आपको पहुंचना कहाँ है। आपको वो लिखकर उसे बताना पड़ेगा, और फिर वो आपको रास्ता बता देगा। वैसे ही गोल एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पहुंचना है। आपको रास्ता तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप वो लक्ष्य तय ना कर दे। तो वो तय करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे, निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। और इन चार सवालों के जवाब में गोल छुपा हुआ है। पहला, कि मैं क्या करना चाहता हूं। दूसरा, मैं क्या बनना चाहता हूं।
तीसरा मैं क्या पाना चाहता हूं, और चौथा मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूं। ये चार सवालों के जवाब में गोल कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। और अपने गोल्स को आप लिख दें, उन्हें लिख दीजिए, फोटो चिपका दीजिए, चाहे बेहतरीन गाड़ी हो, चाहे बेहतरीन बंगला हो, वर्ल्ड टूर पे जाना हो, मोटरसाइकिल, जो भी आपका लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य को लिख दीजिए और उसकी फोटो आप लगा दीजिए। ये पूरा होते हुए हमने देखा है, कई एग्जाम्पल्स हैं। हमारे बीच में जितेंद्र शर्मा सर हैं, उनका भी पूरा हुआ है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक गाड़ी की फोटो लगाई, अपने दीवार पर चिपका दी, और वो गाड़ी जिस डेट को उन्होंने सेट की थी उसके पहले ही वो गाड़ी उनके घर में आ गई। तमाम चैलेंजेस के बावजूद वो गाड़ी वो ले पाए। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई लॉजिक नहीं काम करता है। ये एक तरह का जादू है, एक मैजिक है। तो लॉजिक नहीं, मैजिक है। जब आप अपने अर्ध जागृत मन को कमांड दे देते हैं, तो कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर गलत कमांड दे दे तो कैसे ट्रक ड्राइवर बन सकता है, मैंने आपको बताया। तो यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, ये मैजिक है। ओके। और मेरा इस तरह से एक विजन बोर्ड बना हुआ है, तो आप भी अपना एक विजन बोर्ड जरूर बनाइए और उसको फील कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, बिलीफ ले आइए और उसे लगातार विजुअलाइज कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप अपने गोल्स को लिखने वाले हैं। और लिख दीजिए, फोटो लगा दीजिए। और देखिए, ऐसा हुआ करता था कि बचपन में जब मैं ये देखता था, एक शो जिसका नाम है शाकाला का बूम, हो सकता है आपके बच्चों ने भी देखा, हो सकता है शायद आपने भी कभी देखा हो। तो इस सीरियल को देखकर ऐसा महसूस होता था कि काश ये जादुई पेंसिल मेरे पास भी होती, मैं चित्र बनाता, वो पूरा हो जाता। तो जब मुझे समोसे कचौरी खाने, मैं उसकी ड्राइंग करता और वो पूरा हो जाता और खा लेता मैं। या जब मुझे गाड़ी में घूमना है, मैं गाड़ी का चित्र बनाता, गाड़ी प्रकट हो जाती। पर ऐसा असली जीवन में हो सकता है क्या? हमें तो यही सिखाया गया है कि ऐसा तो होता नहीं है। और एक्सपीरियंस से भी ऐसा ही लगता है कि ये तो मुमकिन नहीं है, ये कैसी बातें हैं, ये तो काल्पनिक बातें हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5x55 की टेक्निक आपको सिखाती है कि अगर आपने इसी तरह से किसी भी पेंसिल, किसी भी पेन से अगर अपने लक्ष्य को लिख दिया, तो लिखी हुई चीजें पूरी होने लग जाएगी और सिर्फ 5 दिन के अंदर दुनिया की हर चीज आपकी हो जाएगी। सिर्फ 5 दिन। 5 दिन हमें क्या करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर 5 का कोई महत्व है? 5x55, 3 बार 5 आता है। क्या महत्व है? तो देखिए, ये जो पूरी दुनिया है वो 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 नंबर का महत्व है। 5 नंबर का महत्व, 55 नंबर का महत्व अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताऊं, तो वो पर्सनल पावर बताता है। पर्सनल पावर, अपना खुद का पावर बताता है 55 नंबर। और 555 यानी कि 3 बार 5 आ जाते हैं, तो वो बदलाव का नंबर है। ये एक एंजल नंबर माना जाता है, जादुई नंबर माना जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? 5x55 की टेक्निक अगर हमें करनी है, तो क्या होंगे उसके स्टेप्स? पहला स्टेप होता है कि हमें बिल्कुल ये तय कर लेना होगा कि हम चाहते क्या हैं। अब देखिए, हम तो कई सारी चीजें चाहते हैं, चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा जीवन हो, अच्छे रिश्ते हो, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियां, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, कितने कुछ चाहते हैं। नाम कमाना चाहते हैं, पावर चाहते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहते हैं, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। पर तो क्या हम लोग सारी चीजें एक साथ लिखना शुरू कर दें? तो ऐसा नहीं है। एक समय पे एक ही चीज, सिर्फ एक ही चीज, एक एक करके आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं, पर एक समय पे एक ही इच्छा को रखना है। बहुत सारी इच्छाएं एक साथ कर ली। अब सोचिए, इसे यूं समझ लीजिए, देखिए, हर समय एक उदाहरण बहुत अच्छी तरह से काम करता है कि एक नौकर आपके सामने बैठा हो, आप उसे कहेंगे ये एक काम कर दे तो वो कर देगा, फिर आप उसे दूसरा कहेंगे वो कर देगा। ऐसे आप 10 काम अलग अलग एक एक करके बताएं तो वो 10 काम कर देगा। और 10 काम आप उसको एक साथ बता दीजिए, तो फिर हर काम में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। सिंपल है। तो हमें क्या करना है? एक एक करके काम बताना। एक काम बताया, पूरा हुआ, उसके बाद दूसरा काम बताना है। तो बहुत क्लियर, सबसे पहले हम चाहते क्या है, और इसे हमें एकदम स्पष्ट भाषा में लिखना होगा। स्पष्ट भाषा में। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही उदाहरण दिया, ट्रक ड्राइवर भी बना सकता है ये। ठीक उसी तरह से अब देखिए, ऐसा भी होता है कि आप में से अगर किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो, तो उसमें एक बार क्या हुआ था कि नट्टू काका और भागा, जो दो लोग काम करते हैं ना जेठालाल की दुकान पर,
तो जेठालाल ने एक बार ऐसे परेशान होकर कहा, हाय मुझे तो शांति मिल जाए इस दुकान से, ये दुकान बिक जाए। और उन दोनों ने जाके वो दुकान बेच दी। और फिर जेठालाल परेशानी में आ गया कि मेरी तो दुकान ही बिक गई, मेरी तो इतने सालों की मेहनत, अब मैं क्या करूंगा। तो ये एपिसोड्स तो हम सभी ने देखे हैं। तो ये जो हमारा नौकर है ना, वो ठीक इसी तरह से एकदम भोला भाला प्राणी है। वो कुछ भी बुरा कर सकता है सिर्फ बोलने भर की देर। पर हमें ये निगरानी रखनी पड़ेगी अपने ऊपर कि हम बोल क्या रहे हैं फिर, क्योंकि अगर ऐसे दुकानें बिकने लग गई तो हम तो फिर हमारा क्या होगा। तो हमें एकदम स्पष्ट भाषा में ये बताना है कि हम चाहते क्या हैं, और हमें एक इच्छा एक समय, ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी। जैसे कि मुझे अगर ये गाड़ी चाहिए तो बस अब ये गाड़ी ही चाहिए, अब बीच में और कुछ नहीं आना चाहिए। तब तक जब तक वो हो ना जाए तब तक सिर्फ गाड़ी 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 गाड़ी, बस। दूसरा, आपको इस इच्छा को एक अफर्मेशन में बदलना होगा। तो अफर्मेशन में कैसे बदला जाता है, यानी कि एकदम स्पष्ट वाक्य जो एकदम पॉजिटिव हो। पॉजिटिव यानी कि इसमें कुछ नकारात्मक नहीं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए, मैं ये कहूंगा कि मेरे बाल रुके रहे, मेरे बाल उगने लग जाएं, जो भी फिर चाहते हैं। पॉजिटिव बात, नहीं वाली बात ये समझता नहीं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आप सभी को अपने राइट साइड में देखना नहीं है, क्योंकि राइट साइड में कुछ है। तो अब कुछ साथियों ने राइट साइड में जरूर देखा होगा। ठीक है यार, ऐसा क्या है? ओके, मतलब कि नहीं वाली बात हमें समझ नहीं आती। ओके, आप सभी को 5 नंबर के बारे में अपने मन में नहीं सोचना है। सबने सोच लिया होगा, सबके मन में 5 नंबर आ गया होगा। मतलब कि ये मन नहीं वाली बात नहीं समझता है। अगर आपने कोई भी नहीं वाली बात कह दी तो वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव, सारी बातों को पॉजिटिव वाक्य में कन्वर्ट करके कहना है। और ये जब कहना है तो हमें 2 तरीके से यहां पर काम करना होता है, आपको समझना होगा। पहली चीज, जब हम इसे लिखते हैं, ये कहते हैं, तो हमें ऐसे कहना है कि ये हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, कर रहा है, यानी कि ये अभी प्रोसेस में है। ठीक है, पर जब भी हम विजुअलाइज करते हैं, जब भी हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना में हमें ऐसा मानना है कि वो हो चुका है, और फील करना है कि हो गया उसके बाद क्या। ये डिफरेंस बहुत समझना जरूरी है कि अफर्मेशन के टाइम पे लिखते समय में हो रहा है, क्योंकि अभी हुआ तो नहीं है ना। मैं डायमंड बन रही हूं, बने तो नहीं है ना, तो आप मान नहीं पाएंगे। ठीक है, बन रही हूं ये लिखेंगे तो सही है, आप मान जाएंगे कि हाँ बन रही हूं, तो प्रोसेस में हूं। पर जब आप कल्पना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो ऐसे मानिए कि आप डायमंड हैं। अब आप उसकी फीलिंग को देखिए, उस डायमंड हूं मैं, तो क्या फीलिंग आती है। ठीक है, तो अफर्मेशन यानी कि लिखते समय प्रोसेस में है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और विजुअलाइजेशन के टाइम पे हो चुका है, उसकी फीलिंग में आना है। यह है स्टेप 2, अपनी इच्छा को अफर्मेशन में बदलना, वाक्य में बदलना, जो एकदम स्पष्ट है, सरल है, पॉजिटिव है, नहीं वाली बात नहीं समझता है, पॉजिटिव है, और प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल होना चाहिए स्टेटमेंट, पॉजिटिव होना चाहिए, एकदम सरल वाक्य, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक, डेफिनेट, यानी कि बस यही वाक्य है, इसमें ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं, सारी बातें इसमें आप इंक्लूड कर दें, सब इसमें जोड़ दें। प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान समय में, और पूरे विश्वास के साथ में आपको ये वाक्य को बनाना है। और अब आपको क्या करना है, इस तरह के मैं आपको अगर उदाहरण दूं अफर्मेशन के, तो मैं स्वस्थ हूं। अगर कोई स्वस्थ होना चाहता है तो मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। अगर कोई शांति चाहता है अपने जीवन में तो मैं शांत हूं। कोई खुशी चाहता है तो मैं आनंदित हूं, मैं प्रफुल्लित हूं। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। ओके, अब जैसे कि किसी को स्टार रूबी हासिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फील करना पड़ेगा, फिर विश्वास जगाना पड़ेगा, बिलीव कि आप कर सकते हो, बन सकते हो स्टार रूबी, फिर उसे विजुअलाइज भी करना पड़ेगा। और उसका अफर्मेशन कैसे बनेगा, तो आप ऐसा कह सकते हैं, आई हैव अचीव्ड माई स्टार रूबी बाय, जो भी आप तारीख लिख दें, या फिर आई एम अचीविंग, है ना, मैं हासिल कर रही हूं, मैं स्टार रूबी हासिल कर रही हूं इस तारीख तक, जो भी तारीख है वो तारीख आप इसमें तय कर दीजिए। तारीख तय करने से प्रोसेस जल्दी हो जाती है। क्यों?
क्योंकि फिर जो नौकर होता है उसके पास में एक डेडलाइन होती है कि इस तारीख तक तो मुझे काम खत्म करना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए कि बिना तारीख के आप काम दे दे तो वो सोचेगा ठीक है करते हैं आराम से, बहुत समय, जल्दी क्या है। पर आपने जैसे ही तारीख दे दी कि हमें तो इस तारीख तक खत्म करना है, और वो जल्दी जल्दी काम करने लग जाएगा। अरे भैया मालिक का ऑर्डर है, इस तारीख तक तो अपना काम खत्म कर देते हैं। तो तारीख भी तय कर दीजिए। ठीक है, आई हैव अचीव माई ड्रीम कार, चाहे आप अपनी सपनों की कार चाहते हो, जो भी आप चाहते हो उसका एक ऐसा वाक्य आप बना सकते हैं। उसके बाद में आपको एक बहुत ही शांत जगह और समय चुनना है। हो सकता है वो सुबह सुबह का समय हो, जब उठते हैं उठते ही एक ऐसे शांत वातावरण में जाकर आप बैठ जाएं जहां पर कोई परेशान ना करता हो सकता है वो नेचर के नजदीक हो सकता है गार्डन में हो, या हो सकता है कि आप थोड़े से काम सुबह सुबह के काम करने के बाद में जब फ्री होते हो, आराम में होते हो, तब आप करना चाहते हो तो सुबह की धूप लेते हुए, उसको महसूस करते हुए, वो ताजगी महसूस करते हुए उस जगह पर आप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने दिन के सारे काम करने के बाद में रात में वो करना चाहें, जब आप एकदम शांत मन से सारी चीजों को छोड़कर एक अलग बैठकर शांत वातावरण में बैठकर वो करना चाहते हैं। तो एक शांत जगह और शांत समय आप चुन लीजिए। उस जगह और उस समय पर आप रोजाना बैठिए और वहां पर बैठकर आप अपने अफर्मेशंस को लिखिए। ये जो वाक्य हमने बनाया था अपनी इच्छा को एक वाक्य में जो तब्दील किया था, इस वाक्य को आपको एक डायरी पर लिखना है। डायरी और पेन ले लीजिए और वहां पर आप इसे लिखना शुरू कर दीजिए। अब कितनी बार लिखना है? आपको 55 बार लिखना है, क्योंकि टेक्निक क्या है, 5 into 55, तो 55 बार लिखना है। क्या मैं 56 बार लिखूं तो ये और जल्दी हो जाएगा? नहीं, 55 बार ही लिखना है। क्या मैं 55 का डबल 110 बार लिख दूं तो क्या और जल्दी हो जाएगा? नहीं, 55 बार ही लिखना है। कितने दिन तक लिखना है? 5 दिन तक लिखना है। अगर मैं 10 दिन तक लिखूं तो जल्दी हो जाएगा? नहीं होगा, 5 दिन ही लिखना है। ठीक है, 5 दिन तक 55 बार आपको इस वाक्य को अपनी डायरी में लिखना है, एक शांत वातावरण वाली जगह पर बैठ के, एक शांत समय में जब मन के विचार एकदम कम हो। अब होना क्या चाहिए कि आप जब ये लिखते हैं डायरी में, तो बहुत सारे साथी ऐसे आते हैं, हमने तो लिखा पर ये तो पूरा ही नहीं हुआ, इसके पीछे क्या चक्कर है? तो उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। अब हो क्या रहा है, ये एक टेक्निक है, जो टेक्निक आपके अंदर की भावनाओं को प्रबल करने की टेक्निक है, ताकि वो भावनाएं जैसे जैसे प्रबल हो जाए वो हासिल होना पूरा हो जाए। ये लॉजिक है पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप ये लिखते हैं तो लिखा जाता है डायरी में, पर छपना चाहिए यहां पर। यानी कि अगर आपने सिर्फ लिखने के लिए लिख लिया तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आप आएंगे और इसे 10 बार अलग अलग चीजों के लिए यूज कर लेंगे, कुछ भी पूरा नहीं होगा। आप मेरे पास में आएंगे, आप पूछेंगे आपने बताया था, हमने तो कर लिया, हुआ तो कुछ भी नहीं। कब होगा? जब लिखेंगे डायरी में, छपेगा यहां पर। ये जो टेक्निक है, ये आपके अंदर की भावनाओं को प्रबल करने की टेक्निक है। क्योंकि हर बार सोचिए कि आप किसी बात पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, आप आज से एक तय कर लें कि मैं हासिल तो करना चाहती हूँ, मैं डायमंड तो बनना चाहती हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं है इस बात पर। अब होगा क्या? आप पहले दिन बैठेंगे, 55 बार उस वाक्य को लिखेंगे, हो सकता है कि आपके मन के अंदर कुछ कुछ होना शुरू हो सकता है कुछ भी ना हो। दूसरे दिन फिर से आप 55 बार लिखेंगे, अंदर में कुछ तो बदलाव होगा, कुछ तो फीलिंग जगेगी, हाँ हो सकता है, हो सकता है, एक फीलिंग तो होगी। तीसरे दिन जब आप लिखेंगे तो और फीलिंग होगी, चौथे दिन लिखेंगे और फीलिंग होगी, पांचवें दिन लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाएगी। पूरी तरह से आपके अंदर में विश्वास बैठ जाएगा कि अब आप डायमंड बन सकते हो। और जब यह विश्वास आपके अंदर में बैठ जाएगा तो उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता आपके अलावा। कोई भी नहीं रोक सकता आपके अलावा। आप खुद रोक सकते हो जब भी चाहो तब, पर कोई और नहीं रोक पाएगा, वो पूरा होके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में विश्वास प्रबल है, आपकी इच्छा है जो आपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर दी है, और ये नौकर आपको देखता है कि आप लगातार काम कर रहे हैं उसे हासिल करने के लिए,
तो ये और स्पीड से काम करने लग जाता है कि मालिक इतने तरीके से काम कर रहे हैं तो मुझे तो बहुत जल्दी में इसको हासिल करना ही पड़ेगा, वरना ये नाराज हो गए तो क्या होगा। तो यहां पर जो बात है समझने वाली वो ये है कि सिर्फ लिखने की टेक्निक नहीं है, ये फीलिंग की टेक्निक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 भाषाएं होती है और ये पांचों भाषाओं को आपको इस्तेमाल करना है। फीलिंग खाने में नमक की तरह से काम करता है, उसके बिना स्वाद नहीं आएगा। और स्टेप 5, आपको फील करना है। फिर उसके बाद में फील करना है, सब्र रखना है। 5 दिन आप लिखेंगे, वो चीजें पूरी होने के प्रोसेस में आ जाएगी। यानी कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, अर्ध जागृत मन काम पर लग चुका है। अगर आपने बीच में एक सवाल उठा लिया कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो अर्ध जागृत मन सबसे पहले उस बात को पकड़ लेगा। वो सोचेगा मालिक मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं, मैं इतना बचपन से उनका साथ दे रहा हूं, हर चीज उनकी पूरी कर रहा हूं, ये मुझ पर ही शक कर रहे हैं। चलो नहीं करता, और वो पूरा नहीं करेगा। फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, भरोसा पूरा होना चाहिए और सब्र पूरी होनी चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो वो हर जो चीज आप चाहते हो वो हासिल हो जाएगी। 5 into 55 की टेक्निक से बहुत सिंपल है। 5 दिन तक 55 बार एक वाक्य को, जो सरल वाक्य है, प्रेजेंट में है, पॉजिटिव है, उसे आपको लिखना है शांत वातावरण में, शांत जगह पर। और फिर पूरा विश्वास अपने अंदर में जगाना है कि वो पूरा हो रहा है। जैसे मैं अगर कोई अपनी मन पसंद की गाड़ी हासिल करना चाहता हूं तो मैं अपने मन के अंदर विश्वास किस तरह से बनाता हूं कि वो अब फैक्ट्री पे बनना शुरू हो गई है या उसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। उसको बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा, पर जैसे ही बन जाएगी वो मेरे पास में आ जाएगी, क्योंकि मेरा अर्ध जागृत मन लगातार उस फैक्ट्री में जाके काम करवा रहा है कि ये गाड़ी बनवा दो, मालिक को चाहिए। बहुत सिंपल है। फीलिंग होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, पर वो पूरा जरूर होता है। और अगर आप ये केमिस्ट्री बनाना सीख जाएं तो आपको हिस्ट्री बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 5 दिन में यूनिवर्स आपके पास मदद भेजेगी और अपने आसपास होने वाली हर एक प्रत्येक गतिविधि के ऊपर आप सजग हो जाएं। क्योंकि आपको इस तरह के नंबर भी दिखाई दे सकते हैं, चाहे 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 3 3 3, 1 1 1 1, इस तरह के नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। और ये नंबर आपको दिखाई दे गए तो इसका मतलब है कि आपकी चीजें पूरी हो रही है, वो प्रोसेस में है। और नंबर नहीं दिखाई दिए तो भी प्रोसेस में, पर ये दिखाई दे गए मतलब एक संकेत आ चुका है। जैसे मैं एक संकेत हूं आज आपके सामने बैठा हुआ, वैसे ये प्रकृति आपको, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको संकेत देगा कि ये नंबर आपको दिखा दिए, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रोसेस में चल रहा है। और 5 दिन से पहले अगर आपका ये गोल पूरा हो जाए, ऐसा भी होता है किसी किसी का विश्वास बहुत प्रबल हो जाता है, 5 दिन से पहले ये गोल पूरा, तो क्या आपको 5 दिन से पहले ही रुक जाना है? बिल्कुल भी नहीं। 5 दिन तक आपको वो लिखना ही लिखना है। आई हुई चीज वापस भी जा सकती है। आधे ब्रिज से आगे बढ़ गए तो नीचे ही गिरेंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। तो आपको 5 दिन पूरे करना है, 5 दिन तक वो लिखना है। और अंत में हर दिन एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए, एक धन्यवाद अदा करना है, चाहे प्रकृति की तरफ, परमात्मा की तरफ, परिवार, दोस्त, मित्र, साथी, गुरु, हर स्थिति, हर इंसान, हर व्यक्ति की तरफ आपको एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आना है। धन्यवाद अदा करना है, शुक्रिया करना है। अपने अंदर में वो भावना लानी है कि आप आज जिस मुकाम पर हैं और आप आगे जाकर जिस मुकाम को हासिल करने वाले हैं, वो इन सब के बिना और कुछ नहीं, उनके बिना नहीं हो सकता। इसमें उनका बहुत बहुत सहयोग है। इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अंदर में खुशी की फीलिंग, कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत फीलिंग में आ जाते हैं तो आंसू भी निकल जाते हैं, और ये है अपने आप को क्लीन करने की प्रक्रिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके एकदम बाएं हाथ का खेल है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार अनम्यूट हो जाएं। सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दीजिए सर। जी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं कहना है, मैं एक वाक्य बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, तेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है।
का खेल है। ध्यान बाएं हाथ का खेल है। तो संकेत सर आप अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, 6 पीस गामा के नारे को जन जन तक पहुंचाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बाएं हाथ का खेल है। महिलाओं का इंदिरा गांधी स्टेडियम में शानदार सेलिब्रेशन करवाना, ये तो तो मेरे मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का